हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब संध्या सभी को। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं शाम के 4। डेली हम इतने टाइम पर मिलते हैं। आपकी क्लासेस चल रही है और मैं आपको यहाँ पर आज की इस क्लास में सूक्ष्म शिक्षण की ये जो टॉपिक की बड़ी क्लास थी, ये मैं आज ओवर करूँगी। आपका एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर मतलब इस किताब में जो आपकी शिक्षण अधिगम की किताब है, जो सिलेबस आपको दिया गया, उसमें एक चैप्टर और बच रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें थी मैंने सब करवा दी, बस एक चैप्टर, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बाल विकास से छोटा है। तो ये मैं पहले पकड़ कर चल रही हूँ, ये आपकी करवा दे रही हूँ। क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। 50 नंबर का एक बड़ा टारगेट हम अचीव कर लेंगे, बाकी का फिर जो है वो हम करते रहेंगे। मैंने आपको बोल रखा है, तो आपको परेशान नहीं होना, आना है, समझना है, बातें कम काम ज़्यादा करना है। क्योंकि अब जैसे जैसे हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, एग्ज़ाम हमारा जल्दी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये मान के चलिएगा कि शायद 1% उम्मीद होगी कि पेपर अप्रैल और मई में होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग का मैंने देखा है, बोलते हैं अक्सर। फ्रेंड्स, 10 मार्च के बाद पेपर 101% होगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि अप्रैल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो और होनी बाकी है, इसकी वजह से दिक्कत होगी। सबसे मेन जो है वो एक इलेक्शन है, उस इलेक्शन की वजह से दिक्कत, क्योंकि अभी वो सीट का कुछ चल रहा है नाटक, जिसकी वजह से बट नहीं पाई है, डिक्लेयर नहीं हो पाई है डेट। लेकिन वो होली के बाद वो भी होगा और आपका भी होगा, क्योंकि वो भी प्राइमरी में होना है और ये जो टीचर्स होते हैं ये जाके करवाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होंगी। और फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी तो पेपर पेंडिंग हो जाएगा, जाहिर सी बात आप जान रहे हो। इसीलिए ये कार्य होने से पहले आपका हो जाएगा, क्योंकि इतना डिले नहीं होगा। जो आप लोग को अप्रैल और मई आप लोग जान के चल रहे हो, बहुत कम चांसेस है, 1% उम्मीद है कि अगर शायद ऐसा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो आप इतना जान लेना कि 8 मार्च को होली है, 10 मार्च 8 मार्च के बाद पेपर की बहुत ज़्यादा 99% उम्मीद मान के चलना कि पेपर हो जाएगा। 100% होता है, क्योंकि 15 फरवरी को आपका कोर्स ख़त्म हो रहा है। तो ये मान चलना कि 10 मार्च के बाद कभी भी पेपर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक कोई क्लियरेंस नहीं है कि अप्रैल में और मई में होगा, तब तक आप उन दिनों के चक्कर में मत बैठिए। कोई भी लिखा है कहीं पर, टीचर बोल रहे हैं, कॉलेज वाले बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आपके कॉलेज में कुछ बोला था, किसी कॉलेज में कुछ बोला था, तो वो सब तरीका है बात को टालने का, जवाब देने का। लेकिन जो रियल है, जो रियलिटी है, जैसे होता है, 15 फरवरी को आपका जब ख़त्म होगा तो आपकी टीचिंग का जो अभी सीन है, कुछ लोग की लग गई है, मथुरा वालों की और बहुत जगह की लग के ओवर हो गई है, आप लोग की बहुत सारी जिलों की बची हुई है। ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम से हो जाएंगी। और आपका जो पेपर का भी सीन है वो 8 मार्च को होली के बाद से सीन हो जाएगा। तो कई बच्चों ने कल मुझे कमेंट किया कि मैम देख लीजिए क्या है, हर जगह अलग अलग बता देते हैं सिर्फ आपकी बात को टालने के लिए। कोई क्लियरेंस नहीं है कि अप्रैल और मई में, या जो अब बच्चे थर्ड सेमेस्टर का पेपर देंगे जून उन तक, उनके साथ होगा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। आपका अलग टाइम पर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपनी प्रिपरेशन में रहिए, पेपर आज हो या पेपर एक हफ्ते बाद हो, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपका प्रिपेयर है कि नहीं, आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो कि नहीं। तो ये डेट को लग कर कि डेट आएगी फिर हम पढ़ेंगे, ऐसा मत करिए। आप पढ़ते रहिए, अपना समझते रहिए, चलते रहिए, आज नहीं तो पेपर कल होना ही होना है। मार्च मेरी तरफ से है, जितना मैं अनुभव के साथ बोल सकती हूँ, मार्च है। अब अगर कोई और चीज़ होनी होगी तो हमें पता चल जाएगी, पता, क्योंकि डेट जो निकलती है वो 1 महीने पहले पता चलती है। तो 100% है कि फेब में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मार्च में होना है कि कब होना है, तो पता चल जाएगा। तो उसके लिए नहीं परेशान होना है, आप पढ़ाई करिए, ठीक है। डेट पे थोड़ा कम फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे कल मुझे कमेंट आए तो मैंने देखा कि एक तरफ से सब पूछ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पहले ये बात बताऊंगी फिर पढ़ाऊंगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आज की इस क्लास में सूक्ष्म शिक्षण का जो टॉपिक है वो हम करेंगे ओवर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, समझ में आएगा, आप देखेंगे समझेंगे। ये टॉपिक होने के बाद एक चैप्टर इसमें और है जो मैं आपको पढ़ाकर ओवर करूँगी, हर एक चीज़ समझाऊंगी। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। जो भी आज पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं उनका स्वागत करती हूँ मैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, छोटे छोटे लाइक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लाइक भी आप सभी अपने पूरे सिनेरियो के साथ जितना आप आते हैं उसका कई परसेंट के साथ ये भी किया करिए, अगर पसंद आता है, समझ में आता है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक हमारा जहाँ से छूटा हुआ था हम वहीं पे कवर करेंगे, अपने टॉपिक पे चलते हैं। तब तक आप लोग लाइक कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। ये सब मैंने पढ़ा दिया था आपको। मुझे जो पढ़ाना है वो आज मैंने चौथे से पढ़ाना है ना। जी हाँ, मैंने आपको ये पढ़ा दिया था खोजपूर्ण कौशल, आज मुझे आपको प्रदर्शन कौशल पढ़ाना है। ये बातें मैंने आपको बतानी है, चलो आ जाओ।
देखते हैं क्या है इसके अंदर, आज की इस बात में जानते हैं प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल भी आप शब्द जानते हैं, प्रदर्शन भी शब्द भी आप जानते हैं। आइए जानते हैं में क्या लिखा है। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया केवल मौखिक रूप से नहीं चल सकती। भी हाँ, बिल्कुल। सोचो कि आप शिक्षण सिर्फ मौखिक 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 कर लो, कभी नहीं होगा, कुछ लिखना भी पड़ेगा। इसीलिए इस कौशल में किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को एकदम क्लियर सटीक रूप से बताने के लिए, समझाने के लिए, दर्शाने के लिए, रोचक बनाने के उद्देश्य से सहायक सामग्री जैसे चित्र, आर्ट आदि का प्रदर्शन किया जाता है। एक सब्जेक्ट को पूरा खुलकर दिखाना, पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाना, समझाना, उसका प्रदर्शन करना, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें ले आना, कुछ उसमें नया ऐड करना, उस सबको अच्छा बनाने के लिए हम उसमें चार्ट, ग्राफ पेपर, आर्ट, बहुत सारी चीज़ों को एडअप करते हैं ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। किसी पदार्थ या उत्पादन के बारे में एक सार्वजनिक प्रदर्शन और उसके मुख्य मुख्य गुणों की उपयोगिता, कार्यकुशलता आदि पर जोर देना ही प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन कौशल से पूर्व अध्यापक को प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। ये एक ऐसा, प्रदर्शन का मतलब है दर्शाना। प्रदर्शन का मतलब कह रहे हैं ना, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शन हो रहा है। तो वो प्रदर्शन शिक्षण में कैसे हो रहा है, जैसे बोला था ना प्रदर्शन लगा हुआ, प्रदर्शनी लगी हुई है, तो वो एक सामानों की लगी हुई है। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रदर्शन कौशल का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाना है, दैट मीन आपको टीएलएम्स का यूज़ करके, या आपको कुछ स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके, या आपको कुछ बना कर ब्लैक बोर्ड पे कुछ बना कर समथिंग, या कुछ सच में ले आकर बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर उस चीज़ को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करना, बच्चों को समझाना। जैसे आप पेड़ के बारे में बता रहे हो, सपोज करो आप एक पेड़ के बारे में बता रहे हो, ठीक है। आप गुड़हल की एक डाल तोड़ लो रास्ते से, जहाँ पर घर पे हो वो तोड़ लो, और ऐसा तोड़ो कि उसमें पूरी उसकी जो वो रहे, स्टेम रहे, तना रहे, वो पूरा रहे, मतलब डंडी जो रहती है वो रहे, उसमें लीव्स रहे, उसमें एक कली रहे, उसमें एक फूल भी खिला रहे, उसमें छोटी छोटी पत्तियां भी निकलती रहे, उसमें कुछ शाखाएं भी हों, ठीक है, सिर्फ जड़ नहीं होगी। तो कुछ ऐसी आप डाल तोड़ो, और आज आप टारगेट करके जाओ कि मैं इस बच्चों को पूरा पेड़ का जो एक रूप होता है उसके बारे में बताऊंगी, और साथ ही साथ जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसके बारे में बताऊंगी। तो क्या होगा, बच्चों के घर में भी गुड़हल का पेड़ है, रास्ते में देखा है, बहुत सारे पेड़ों को देखा है, तो आप मतलब ये सोच सकते हो कि एक जब वो चीज़ को देखेंगे, ठीक है, बड़ों को तो समझ में है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो उस चीज़ को देखेंगे तो कुछ समझने का प्रयास करेंगे ना। तो उसने आपने जब प्रदर्शन कौशल को बताया, तो आपने उसको साक्षात रूप में जब दिखाया, तो उसकी छाप बनेगी कि नहीं बनेगी। दिन वो बहुत सारे बच्चों को क्लियर होगा ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जानते रहते हैं हर चीज़ को, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा, पूरी बात क्लियर नहीं जानते हैं। तो क्या आज उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाएगा? 100% क्लियर हो जाएगा, उन्हें सब समझ में आ जाएगा। तो वही चीज़ है कि जो किसी पदार्थ या उत्पादन के बारे में जो उनकी सार्वजनिक प्रदर्शन है, जो उनके मुख्य मुख्य गुण हैं, जो मेन मेन वर्किंग एलिमेंट है, उपयोगिता है, कौशल है, उन पर जोर देने के लिए हम जब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा ले आके फोकस करते हैं, बार बार पिनअप करते हैं, तो वो चीज़ प्रदर्शन कौशल में आती है। क्लियर? जैसे कोई मशीन है, क्या कार्य कर रही है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो जो फोकस करके दिखाना, रिप्रेजेंट करना है, वो प्रदर्शन कौशल में आता है। मतलब ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन स्किल है, ठीक है, कि आप क्या रिप्रेजेंट करके किस पे जोर देना सिखा रहे हो या बता रहे हो, क्या आप जो जोर दे रहे हो। क्लियर? आगे आओ। इनमें ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बालकों की सहभागिता, इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप जोर दे के भले कितनी भी चीज़ को चिल्लाओ, अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, बच्चों की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपकी वो सारी क्रियाएं बेकार हो जाएंगी। विषय वस्तु से संबंध हो, फिर आप ऐसी चीज़ों को ले आकर प्रदर्शन करो जो आप पढ़ा रहे हो, या जो चीज़ें हैं वो इंटरकनेक्टेड हो, उनमें कोई संबंध हो। जब संबंध ही नहीं, पढ़ा रहे हो आप साइंस और लेके आए हो आप कहाँ से कबूतर, क्या दोनों में कोई तालमेल है? कभी नहीं बनेगा। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी होगी। प्रदर्शन का स्पष्ट उद्देश्य, आप जो प्रदर्शित करना चाहते हैं उनका उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा क्लियर होना चाहिए, बहुत ही क्लियर तरीके से। जैसे आप मैं बता सकती हूँ, आप सरसों का एक डाल ले लो। अक्सर हमें पढ़ाने के लिए सरसों वगैरह बहुत बड़ी, क्योंकि सरसों सबसे बेस्ट रहता है, उसमें आप देखो उनकी कली अलग तरीके से रहती है। या गुलाब का आप ले लो, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से फ्लावर का पूरा सिखा सकते हो। या आप जो अजूबा की पत्ती आती है वो आप ले लो, उसमें भी आप बढ़िया बता सकते हो। साइंस का कोई टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, साइंस ही नहीं है। थोड़ा साइंस का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि साइंस में ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकल वाली रहती हैं, अब मैथ में उतनी प्रैक्टिकल की चीज़ थोड़ी रहती हैं। तो उन चीज़ों का प्रदर्शन करो जिससे आपका जो उद्देश्य है वो पूरा क्लियर क्लियर दिखाई दे,
कि आप क्या बताना चाहते हो और जो सामान आप लेके प्रदर्शन कर रहे हो क्या उसमें वो चीज़ें एग्जैक्टली दिख रही हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी और समझ में भी आएगा। प्रदर्शन की उपयुक्त गति और रोचकता, और आप इतने इंटरेस्टिंग वे में बताओ, उसमें गति रहे, जो चीज़ें आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो वो मज़ा आए, उसमें इंटरेस्ट आए। नहीं तो आप उसको नॉर्मल तरीके से ब्ला 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 ऐसे बताते चले जाओ तो बच्चा भी उसको ब्ला ब्ला करके लेता चला जाए, उसे कुछ भी नहीं आएगा, आप गए वो भी भूल गया। तो आपको उसको प्रदर्शन भी करना और इंटरेस्टिंग तरीके से करना है, ठीक है। छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, जी हाँ, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो, फिफ्थ के लिए फिफ्थ का, टेंथ के लिए टेंथ का। ध्यान के क्रम में प्रदर्शन, क्रम मतलब पहले क्या बताना है वो चीज़ें ध्यान रखनी होगी। प्रदर्शन योजनाबद्ध और अभ्यास किया गया हो, मतलब जो चीज़ें आप बताने जा रहे हैं, जैसे हम देखो फ्रेंड, सिंपल सी बात है, टेंथ नाइन्थ में आप लोगों ने भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया होगा, तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि नहीं, वो भी छोड़ दो। मतलब जैसे कि क्लास में स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो प्रैक्टिस की जाती है, 1 घंटे हम लोग की क्लासेस दिन भर चलती थी, हम लोग एक रिसेस के टाइम पे या जैसा भी 1 घंटे के लिए हमको उस प्रैक्टिस सेट की क्लास मिलती थी। प्रैक्टिस करते थे कि नहीं करते, सब लोगों ने डांस वांस किया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा हर चीज़ों में। तो उस चीज़ के लिए हमको अभ्यास कराया जाता है। जब हम एक छोटे से फंक्शन को करने के लिए रिहर्सल करते हैं तो हम इन चीज़ों को करने के लिए क्यों ना करें। अगर जब हमसे उससे बेस्ट हो जाएगा तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको एक बार रिहर्सल कर लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा और आप एक बढ़िया रिप्रेजेंट दे पाएंगे। और सबसे मेन बात ये है कि जाकर रिप्रेजेंटेशन दे देना ही बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि आपने महारत हासिल तब होगी जब बच्चा समझ जाएगा। मेरी इतनी जो मेहनत है वो तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब आप पास हो जाएंगे, ज़्यादातर बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है। इतने सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, 100 बच्चे अगर पढ़ने आ रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम 60 बच्चे, 80 बच्चे पास हो जाएं। 20 बच्चे मान लीजिए जो डेली नहीं आ रहे, महीने में 1 दिन आ रहे हैं या ऐसा कुछ है तो अलग बात है, नहीं तो अगर 100 में से 80 बच्चे पास हो जाए तब मेरी ग्रोथ मानी जाती है कि मेरी ग्रोथ हुई। तो उद्देश्य तक पहुँचना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सिर्फ आप जाकर रिप्रेजेंट कर दो। क्लियर। तो ये सारी बातें हैं जो हम प्रदर्शन कौशल का इस्तेमाल करके करते हैं। तो एक कौशल अभी तक समझ में आया आप सभी को, जो कि मैंने आज यहाँ पर बताया। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से सभी लोग। आइए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्किल पे, कौशल। चलिए आते हैं, पांचवा है व्याख्या कौशल। व्याख्या आप जानते हैं, एक्सप्लोर करना, बहुत ज़्यादा मतलब डिफाइन करना, बताना खूब उनके बारे में, वो स्किल है। देखते हैं क्या है। उच्च कक्षाओं में से गद्य पद्य कविता भाव को प्रकट करने के लिए अर्थ बताने या अपने विचारों और सिद्धांतों को शाब्दिक रूप से पहुंचाने में व्याख्या कौशल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, देखिए पोयम जो होती है वो बहुत छोटी होती है, आपको पता है। वो 2 लाइन की पोयम छोटी सी लिखी रहती है, तू ताल ताल मैं घाट घाट पाल पाल, जो भी रहता है, बहुत सारे कदम कदम वीर चलो, ये चलो वो चलो, बहुत सारी रहती है, ठीक है। लेकिन वो छोटी सी इतनी बड़ी लाइन रहेगी, इस लाइन के पीछे का जो अर्थ है वो शायद एक पन्ने का होता है। आप 2 लाइन को पढ़ के उस भाव को, उस गद्य या पद्य की जो रचना है, उस पद्य की रचना को 2 लाइन से आप नहीं समझ सकते हो। मेनी टाइम आप पढ़ोगे, पूरी किताब आप पढ़ोगे, मतलब पूरी पोयम आप पढ़ोगे, उसके बाद आप उस चीज़ को लिख पाओगे, समझ पाओगे। तो इस कौशल का प्रयोग कहीं ना कहीं इसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि एक 10 लाइन की पोयम, 5 लाइन की पोयम 5 पन्ने का अर्थ देती है, बहुत बड़ी मार्मिक वर्णन रहता है उनके पीछे। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, उस सिद्धांत तक, उस विचार तक पहुंचने के लिए हमें इस कौशल का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर। व्याख्या का मतलब वर्णन करना, व्याख्यात्मक तरीके से बताना, तर्कात्मक तरीके से बताना, क्योंकि हो सकता है कि ये व्याख्या सिर्फ गद्य पद्य या हिंदी में ही ना हो, किसी और भी सब्जेक्ट में हो। तो हम जब किसी चीज़ को खूब बताना चाहते हैं, उसके बारे में छोटा सा हिंट दिया गया है, उसके बारे में हमको काफ़ी कुछ बोलना है, कभी कभी जैसे वुमेन एम्पावरमेंट या बहुत सारे ऐसे जो है इक्वलिटी, फ्रीडम, ऐसे बहुत सारे ऐसे एक छोटे से वर्ड है जो आपको दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस पे आप 500 शब्द बोलो, इस पे आप 2000 शब्द बोलो, और एक छोटा सा वर्ड हमें दे दिया गया है फ्रीडम। तो आप फ्रीडम बहुत सारे पहलुओं में बोल सकते हो। तो उसी चीज़ को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो, तो वहाँ पर आप इस कौशल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हैं।
अब छोटे बच्चों को देखिए, ये मेनली छोटों में भी, बड़ों को तो मान लीजिए 1-2 बार बताया समझ में आएगा, कि छोटों को शायद नहीं आएगा। तो ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को उसी चीज़ को बार-बार बताना पड़ता है। क्योंकि जब हम पहली बार लिखना स्टार्ट किए थे, तो वही पेंसिल हमने लिखते-लिखते छोड़, यहाँ से अगर पेज रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट करते-करते, घोंचते-घोंचते यहाँ पहुँच गए। और हमको हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर ने बार-बार इसके नीचे लिखना सिखाया, बार-बार, बहुत बार हमें सिखाया। तो हमने जब खूब बार सीखा, समझा, डाँट भी खाया, तब जाके हम सीखे ना, नहीं तो यहाँ शुरू करते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। वही चीज़ है कि आप जितनी चीज़ों को बार-बार बताएँगे, समझाएँगे, वो चीज़ें उतनी कंठस्थ होती जाएँगी और हमें आता जाएगा। लेकिन जब आप उस चीज़ को समझाएँगे, बताएँगे, तो वहाँ पर आप व्याख्या कौशल का इस्तेमाल करेंगे। यही बात आपसे बताई जा रही है। अब देखिए इसमें क्या है, आप इसमें सहायक सामग्री, चार्ट, चित्र, टेप रिकॉर्डर आदि चीज़ों को भी लेकर आप इस चीज़ में मतलब हेल्प ले सकते हैं। आपके ऊपर है। क्लियर? आगे आइए, कुछ बातें हैं जो ध्यान देनी है। व्याख्यान की भाषा सरल होनी चाहिए। जी हाँ। व्याख्या की जो एक्सप्लेनेशन की चीज़ें हैं वो सरल शब्दों में, जैसे आप सीरीज इस समय पढ़ रहे होंगे, तो यही प्रश्न उसमें बहुत ही, उसमें ऐसे ऐसे है, मतलब वही टोटली अर्थ वही है दोनों का, लेकिन इतने उसमें टफ टफ शब्दों को घुसेड़ दिया गया है, इतना ज़्यादा उसमें इंक्लूड कर दिया गया है कि वो हमें कभी नहीं आती है। और सीरीज का जो लघु उत्तरी 2 नंबर वाले प्रश्न रहते हैं, उसके उत्तर तो कभी पढ़ने के मन नहीं करते, क्योंकि वो 2-2 3-3 पेज के रहते हैं और समझ में नहीं आते कि हम कितनी चीज़ वहाँ पर लिख के आए। आई एम राइट? ध्यान से देख लीजिएगा खुद भी। तो सीरीज से सिर्फ हम जो है वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरी ही पढ़ते हैं, बाकी लघुत्तरी में जल्दी घुसते नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत अजीब सी भाषाएं यूज़ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा जो है वो बहुत ही सिंपल, सुबोध, सरल और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। पाठ की गति प्रारंभ में मंद और फिर सतत हो। पाठ कोई है, कोई आप लेसन एक्सप्लेन कर रहे हो, तो पहले उसकी जो गति प्रारंभ में हो वो मंद हो, धीरे से हो, फिर कॉन्टिन्यूस रफ्तार में आ जाए। गाड़ी आप चलाते हो तो धीरे से स्टार्ट करते हो कि सडनली एकदम हाई पावर पे रहते हो, तो वो चीज़ है। दृश्य सह सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। कुछ चीज़ आप दिखाने वाली हो जिसमें सुनाई भी कुछ दे, तो वैसा भी आप बढ़िया यूज़ कर सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए। आवाज़ आपकी जो है वो स्पष्ट हो, जो शब्द आप बोलो वो समझ में आए। ठीक है? क्या है, निष्कासात्मक तक कथन आवश्यक है। वो निष्कर्ष वाले, मतलब कि कुछ एंडिंग कहाँ हो रही है या क्या समझाया जा रहा है, उद्देश्य कहाँ तक ले जाने का है, तो वो भी एक क्राइटेरिया समझ में आए। छात्रों से जांच प्रश्न पूछने चाहिए, मतलब उनसे क्या समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ प्रश्न, या अच्छा यहाँ पर ऐसा हो गया, अब क्या होना चाहिए, अच्छा ये कर दे तो क्या होना चाहिए, तो कुछ बच्चों के भी दिमाग को दौड़ाना चाहिए। उपयुक्त मुहावरे, शब्द और उदाहरणों का भी बहुत बखूबी प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम जो चीज़ सिखा रहे हैं वो तो सिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ हम कुछ मुहावरा, किंवदंतियाँ, लोकोक्तियाँ वो भी सिखा देंगे। कथनों में तात्पर्यता, कथनों में सहजता होनी, कथन जो है वो अच्छे होने। देखिए पढ़ने का भी आप जानते हैं ना, जैसे कि हम एक टॉपिक की किताब लेने जाते हैं, तो 2 पब्लिकेशन में वो किताब वाला किताब दिखाता है। हम उसमें क्या देखते हैं कि कितने कंटेंट ऑफ मैटर दिया गया है सिलेबस में, और किसकी भाषा पढ़ने में आसान है। जिसकी भाषा पढ़ने में हमें ईज़ी लगती है कि हम उस चीज़ को समझ जाएँगे, तो हम फिर बनाकर लिख लेते हैं। तो ज़रूरत क्या है टफ़ वाले सेक्शन में घुसने की, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा, फिर हम किताब को वहीं बंद कर देंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें इंटरेस्ट हो, बच्चे सीखें, ये नहीं कि बोरिंग है और उसको बंद करें। तो ये सारी स्किल क्यों सिखाई जा रही है? ये सारी स्किल आपको इसलिए सिखाई जा रही है क्योंकि आपको जब पढ़ाना है, कहीं समझाना है, कहीं डिबेट देना है, तो एज अ टीचर आप ये सारी चीज़ों को बखूबी जानते रहें कि आपको कैसे करना है, क्या मैनेज करना है। वहाँ पर हो सकता है कि ऐसी कंडीशन ना आए प्राइमरी में, बट फ्रेंड्स आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना होगा। आप अपनी इन्फॉर्मेशंस के लिए, जानने के लिए पढ़ो कुछ चीज़ों को। ठीक है? आगे बढ़िए, आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट, छठा कौशल है जिसको हम कहते हैं प्रबलन कौशल। ये क्या है, ध्यान से देखते हैं। इसे प्रतिपुष्टि या शुद्धिकरण कौशल भी कहते हैं, फीडबैक वाला कौशल। ठीक है? प्रबलम का मतलब पुनः बल देना। फीडबैक हमें जब मिलता है, अगर अच्छा मिलता है, जैसे आपने कुछ किया तो वाह बेटा शाबाश बहुत बढ़िया, तो हमारे मन में छोटी सी एक जो है मन में लड्डू फूट जाता है कि नहीं, हमने जो चीज़ किया वो अच्छी हुई, जेन्युइनली कि हमने मेहनत की, हमें थोड़ा सा रिजल्ट में। फिर हमें साइड में कहा था बेटा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन कर लो, इम्प्रूव कर लो, तो हम उसी मतलब कहा गया कि शाबाश, उस शाबाश के शब्द से लेकर उस चीज़ को और इम्प्रूव करेंगे। तो मेरे मन में पुनर्बलन आया कि नहीं, रेनफोर्समेंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी। छोटे से बच्चे का आपने बोल दिया कि आज सारा टेस्ट होगा, जो बच्चा जीतेगा उसको 1 पेंसिल मिलेगी,
तो फ्रेंड्स पेंसिल सबके पास है, लेकिन वो जो पेंसिल एक उसको अलग से मिलेगी और सारे बच्चे उसके लिए क्लैप करेंगे, वो खुशी उसको उसी एक पेंसिल से ज़्यादा बढ़कर होगी। तो उस खुशी के लिए अगर उसमें थोड़ी सी कुछ कमियाँ आएंगी तो टीचर्स को बोलेगा बेटा थोड़ा सा इम्प्रूव कर, तो वो आप समझेगा ना कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। तो आपने उसके मन में फीडबैक देकर, प्रतिपुष्टि देकर उस चीज़ को और करने का प्रयास किया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है छोटे बच्चों को भी मोटिवेट करने का, और बड़े बच्चों को भी, बड़े लोगों को भी। हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, हम भी है इंसान है, थक जाते हैं महीने का काउंटडाउन देखते देखते। वो तो फिर मन करता है ना कि कहीं शांति जगह बैठो, मंदिर में बैठो या किसी बड़े के पास बैठो जिससे थोड़ा सा एक एनर्जी मिले। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, तो वो चीज़ें काफ़ी हमें हेल्प करती हैं। सकारात्मक शब्दों और व्यवहार और माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया को जोड़ना, रुचि उत्पन्न करने का कार्य, इसे सीखने की प्रक्रिया में गति आती है। अगर हम अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाह बेटा, शाबाश, वेल डन, डू इट, कीप इट डूइंग वगैरह वगैरह, बहुत सारे ये आपको मिलेगा। ब्राइब देना मतलब लालच देना नहीं कि आप ये चीज़ कर लोगे तो हम आपको 9 लाख का हार देंगे लड़कियों को, या लड़कों को आपको बाइक दिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप ये चीज़ करो, आपको ये चीज़ मतलब उनके जो उस विषय से संबंधित हो, जो उनको मोटिवेट करे, उससे क्या होगा, उनकी गति में रफ्तार आएगी, वो उस चीज़ करने के लिए प्रेरित होंगे। अब सकारात्मक, आप देखो ये जो पूर्ण फलन है ना, ये दो तरीके का होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। सकारात्मक में क्या होता है कि वह घटना जो किसी उद्दीपन को वैसी ही परिस्थिति में पैदा करने पर दोबारा अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है। हमें सकारात्मक पूर्वपन का मतलब है कि हम ऐसा मोटिवेट करते हैं जो पॉजिटिव वे में हो और बच्चा उस चीज़ को दोबारा रिपीट करे और उस चीज़ को समझे, उसका जो अर्थ है वो समझने का प्रयास करे। और नकारात्मक में सेम चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। क्लियर? दोनों पुनर्वर्ण का टाइप जानते रहिए, क्योंकि पूछ लेगा प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। अगर इसी जगह हम फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरे की, नकारात्मक की, तो निगेटिव है कि यदि घटना के समाप्त होने पर अनुक्रिया नहीं होने की कोई संभावना नहीं पड़ती है। अगर हम निगेटिव देते हैं फीडबैक या कुछ भी निगेटिव हो रहा है तो फिर वो चीज़ रिपीट होने की चांसेस कम बढ़ती है। तो ये दोनों पुनर्बलन के प्रकार हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। एक यहाँ से हो गया, मैंने नीचे करना इसको नहीं ध्यान दिया, श्याम पट कौशल। तो श्याम पट का क्या मतलब है, आप जान रहे हैं, ब्लैक बोर्ड। अब इससे क्या संबंधित है वो देख लेते हैं जरा। श्याम पट कौशल क्या होता है, क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न आपको बनेगा तो लिखना पड़ेगा। शिक्षण प्रक्रिया में श्याम पट का विशेष महत्व। जब हम पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, कक्षा में श्याम पट अध्यापक का मित्र होता है, क्योंकि क्लासरूम में टीचर का जो मित्र है वो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, क्योंकि उस पर हम लिखते हैं, मिटाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही, प्रभावपूर्ण और समुन्नत बनाने के लिए अध्यापक अनेक प्रकार के स्व कौशल का प्रदर्शन श्याम पट के माध्यम से करता है, क्योंकि टीचर उस श्याम पट पर बहुत चीज़ लिखना, सिखाना, एग्जाम्पल देना, बहुत सिखाने के लिए बहुत तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो वो श्याम पट पर करते हैं। उदाहरण के लिए कार्टून बनाते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं, समय सारणी, टेबल बनाते हैं। तो श्यामपट्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है और कुछ बिंदुओं को बहुत हाईलाइट किया जाता है जिससे वो उसको ना भूलें और उनको हमेशा तक ध्यान रखें। तो श्यामपट्ट एक बहुत अच्छा तरीका है सिखाने का। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं श्यामपट्ट में ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट, वो है कि आपका लेखन जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपने क्या लिखा है बच्चों को समझ में आना चाहिए। अक्षरों का आकार जो है वो सही क्रम में हो। कमल लिखा है तो कम ला हो प्रॉपर तरीके से। मुख्य बिंदु जो है वो रेखांकित हों। शब्दों के बीच में अंतराल वगैरह क्लियर रहे ताकि बच्चे देखकर उतार भी सकें। श्यामपट्ट का प्रयोग जो है उचित और आवश्यक है, ये समझाना। चमकदार स्याही मतलब जो आप स्केच से या जिससे भी लिख रहे हो वो क्लियर हो एकदम। और श्याम के लिखने के बाद जो है उसके सामने नहीं, आपने श्यामपट्ट पर लिख दिया तो आप साइड हो जाओ ताकि बच्चे उस चीज़ को देख पाएँ, ये नहीं कि आप वहीं सामने खड़े हो जाओ। तो कुछ इन सारी बातों को भी आपको ध्यान रखना होगा, जो कि एक बहुत अच्छा कौशल है। मैं भी पूछ ले, ध्यान रखिएगा कि ब्लैक बोर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लैक बोर्ड का क्या कार्य है, शिक्षण है, वही बात आपको यहाँ पर पूरी बतानी है। लास्ट वन है दृष्टांत कौशल। ये जानते हैं क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 100% चांसेस है कि आपसे ये चीज़ पूछ ली जाए। किसी जटिल या कठिन प्रकरण को समझाने के लिए जब एक अध्यापक सरल से सरल भाव विधि या उदाहरण या चित्र मुहावरे का प्रयोग करके उस प्रकरण को सरल बनाने को मतलब तैयार ही रहता है या सरल बनाता है, तो उसी कौशल को हम दृष्टांत कौशल कहते हैं। इससे छात्र रुचिपूर्ण ढंग से उस प्रकरण को ग्रहण करते सीखते। मतलब कि कोई टॉपिक है, कुछ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसमें कुछ शब्द हैं जो टफ है, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो टीचर क्या करता है उसको ईजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए या आपको समझाने के लिए
उसमें कुछ भाव भंगिमा जो दूर है उस शब्दों को अर्थ बताएगा, कुछ चित्रों के द्वारा, कुछ मैप के द्वारा उसको जितना सरल रूप में आपको समझाने का प्रयास सरल से सरल अगर करेगा। जैसे आप वो टॉपिक आप भी पढ़ रहे हो और मैं वो भी जो है जो पैराग्राफ लिखा है वो टीचर भी पढ़ रहा है। टीचर के आपके पढ़ने में फ़र्क क्या है कि आप उस चीज़ को वैसे ही रीड करें, लेकिन टीचर उसमें कई तरीके से अर्थ बताने का प्रयास करेगा। तो हो सकता है कि अगर कोई टीचर उसी टॉपिक को 2 बार एक्सप्लेन कर रहा है 2 अलग-अलग तरीकों से, तो शायद उसमें से एक तरीका आपको आसान लगे और आप उससे सीख जाएँ। तो ये दृष्टांत कौशल होता है कि उसी चीज़ को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके समझाना या सरल चीज़ों को उसमें इंक्लूड करके समझाना, बताना, जिससे हर एक बच्चा अच्छे से सीख पाए। ये 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक जिसको मौखिक दृष्टांत कौशल कहते हैं, एक अशाब्दिक होता है। एक बोलकर होता है, एक बोलकर नहीं होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। शाब्दिक में कहता है कि शाब्दिक में जो जो चीज़ें शाब्दिक हैं, इसमें कह रहा है कि इसमें आप कहानी कहना, आप चुटकुले सुनाना, मुहावरे कहना और ये इन सारी चीज़ों का इत्यादि का प्रयोग करके उस चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को कहानी, मुहावरे, कार्टून से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और अगर इसी जगह हम दूसरे की बात कर लेते हैं अशाब्दिक की, तो यहाँ पर हम मॉडल चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ चित्र, चार्ट पेपर, कार्टून या बहुत सारी चीज़ों को दिखा कर करते हैं। तो उससे भी उनको मोटिवेशन मिलता है और वो सीखते हैं। तो इतना फ़र्क है, आपको ये चीज़ उसमें से क्लियर तरीके से ध्यान रख के सीखनी होगी। आगे चलते हैं, अगर हम इस जगह पे बात कर लेते हैं कौशल की, तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमको घटक के तौर पर मेजर फैक्टर के रूप में हमें इसमें ध्यान रखना होगा। शायद मैंने ये चीज़ें यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर दी है, कोई बात नहीं। यहाँ देख लेते हैं घटक। तो घटक में क्या है कि सरल और व्यवहारिक दृष्टांतों का प्रयोग करो, जो सरल हो, समझ में आए, सभी को आम हो। रोचक दृष्टांत आपके इंटरेस्ट उसमें आए, बच्चों को मज़ा आए। पाठ के विकास में सहायक हो, वो ऐसा भी आप टीएलएम ले आओ जो हेल्प करे विषय को समझने में भी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पर है एक कौशल के बारे में है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये क्या है जानते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक के द्वारा अपनाई जाने वाली वैचारिक प्रस्तुति, हाव भाव और शरीर के अंगों का स्वचालन, स्वर, वाणी में उतार चढ़ाव, मनोभाव, अभिव्यक्ति के तौर तरीके से उद्दीपन कौशल में अंतर्गत आते हैं। मतलब कि कैसे जैसे समझाने का तरीका, कोई लोग जैसे पोएम वगैरह पढ़ाते हैं तो खुद भी घूमते रहते हैं या उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, या हाथी की कोई कहानी है तो हाथी बनते हैं, या गाय की कोई बात है तो गाय जैसा कुछ बनते हैं, आवाज़ निकालते हैं। तो वो है कि शिक्षक के द्वारा अपनाए जाने वाला जो वैचारिक प्रस्तुति है कि टीचर कैसे उस रोल को अपना कर आपको रिप्रेजेंट करके सिखाता है, तो वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। प्रायः शिक्षक अपने प्रकरण को आकर्षक और रुचिकर बनाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। पढ़ाते समय वो मतलब आंखों का एक्सप्रेशन देना, मुंह और हाथ को भी घुमाना, चांद तारों की कोई कविता है तो उनका कुछ बताना, जैसी क्रियाएं करता है टीचर, वो इसमें आती हैं। क्लियर है, बहुत बेसिक है, ये वाला बहुत कम पूछा जाता है, दृष्टांत वाला ज़्यादा आता है। तो मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ तक आज की इस क्लास में पूरा क्लियर समझा दिया। समझ में आया सभी को? बहुत इजी है, 1-2 बार देखिए, समझिए, आप आराम से समझ जाएंगे कि इसमें कौशलों में आपकी क्या बातें बताई जा रही है। तो आज की क्लास को हम करते हैं ओवर। आपका ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, हो गया है पूरा ख़त्म। अब इस बुक में एक चैप्टर और बचा है जो हम बता के आपको ये आपका 50 नंबर का पेपर करेंगे ओवर, ताकि हम दूसरे पर स्विच करें और आप जल्दी जल्दी हर एक चीज़ को ख़त्म करके सीख पाएँ, रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि हमको इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी करवाने हैं, समझाना है, काफ़ी दिखाना है। तो सब टाइम पर होगा, रिवीजन होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आया, एक बार आकर आप 2 बार आकर और देखिए, सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई आपको समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में पूछिए क्लास कैसी लगी, बताइएगा, आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।